गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का दिन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की बात करें तो आज है 27 फरवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय SSR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ पे हम जो है जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उन्हें हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो है स्टैटिक जीके पोर्शन को भी कवर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। तो अब यहाँ हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और जो है अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर। तो चलिए सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग रिवीजन की। तो अभी हमने जो है कल जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो 23 फरवरी को हमने क्या मनाया है? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया है। इसी के साथ अगर हम बात करें लद्दाख में, तो लद्दाख में जो है दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी की बात करें जो कि हमारे पीएम है, ये जो बेसिकली है दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में जो है उभर कर आए हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। इसी के साथ किस देश में जो है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। सरकार ने जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो पूरे 100%। इसी के साथ किसने जो है स्वदेशी ऐप स्टोर जिसका नाम है इंडस लॉन्च किया है? तो फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने जो है बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं? तो थाईलैंड में भेजे हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुद्ध जी के बेसिकली जो कि इनके द्वारा सबसे ज्यादा जो है उपदेश कहाँ पे दिए गए थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि किसने जो है अभी जो कि किसके द्वारा जो है 36वां वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की गई है? तो नोएडा में हो रहा है इसका आयोजन। इसी के साथ भारत में जो पहली महिला पिच क्रिएटर कौन बनी है? तो इनका नाम है जेन सिंथा कल्याण। क्या नाम है? जे सिंथा कल्याण है। नेक्स्ट है सरकार ने जो है किसे जो है सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो AS राजीव को जो है सरकार के द्वारा सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहले कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर जो है इतिहास रच दिया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है प्रो ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी के साथ जो है इसकी साझेदारी की गई है। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में इसकी जो है शुरुआत होती है। नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है किस राज्य को जो है फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो गुजरात को दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब बताना है आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट है किसने जो है उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? जिनका नाम है शाहबाज शरीफ होंगे। ठीक है, शाहबाज शरीफ जो कि आने वाले समय में आपको जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि पाकिस्तान का जो है बेसिकली आपको बताना है कि कैपिटल क्या है। बहुत लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 27 फरवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय SSR। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। तो अभी हाल ही में जो है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो एनजीओ दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन, यानी कि 27 फरवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व एनजीओ दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 27 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो फिनलैंड में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के द्वारा फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 27 फरवरी 2014 से जो है इसकी शुरुआत की जाती है। और इसे जो पहली बार में अगर हम बात करें कि विश्व में पहली बार जो है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो 2014 में ही मनाया गया। विश्व एनजीओ दिवस एक अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है जो कि नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट संगठनों और उनके पीछे के लोगों को पहचानने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित। ये वर्ष में बेसिकली जो है समाज में जो भी इनके द्वारा योगदान दिया जाता है उसलिए जो है इस दिन को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें थीम की, तो थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डे के साथ। तो आपको थीम और डे दोनों ही याद होने चाहिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो इस साल की थीम क्या है? तो याद रखिएगा, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर इन रोल ऑफ एनजीओज इन
अचीविंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी यहाँ बात की जा रही है कि जो भी हम लोग जो है सस्टेनेबल हमारे गोल है टोटल कितने हैं, जरा देखते हैं आप में से कितने लोग को पता है। चलिए मैं बता देती हूँ। 17 जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से हमारे जो टारगेट की बात करें तो कितने हैं, 169 इसमें जो है कुल टारगेट रखे गए हैं। इनको बेसिकली जो है यहाँ पर हमें अचीव करना है। 2015 से इसकी शुरुआत होती है, 2030 तक जो है हमें इन सभी डेवलपमेंट गोल को जो है कंप्लीटली जो है बोल सकते हैं कि पूरा कर लेना है। इसमें 17 जो गोल रखे गए हैं वो रखे गए हैं इसलिए ताकि जो है जो भी हमारे पास जितना भी नेचर में है उसे हम लोग ऐसे यूज करें ताकि अपने आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग एज इट इज जो है दे सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड। तो अभी हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा बेसिकली निजी और सरकारी कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट यानी कि काम में शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या मेल के जवाब न देने की अनुमति का अधिकार देने वाला कानून की मंजूरी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये बात बोली गई है कि किस देश के संसद के द्वारा जो है निजी या फिर सरकारी कर्मचारियों को जो है राइट टू डिस्कनेक्ट वर्क की जो है मंजूरी दे दी गई है, यानी कि यहाँ पे कानून को पारित किया गया है और वो कानून जो है पास हो गया है। तो कौन सा देश है, वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो है आपको याद रखना है राइट टू डिस्कनेक्ट वर्क की जो है मंजूरी दे दी गई है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, यानी कि वो सभी कर्मचारी चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट जो कि एम्प्लॉय हो, उनको जो है अगर वो काम जब उनका खत्म हो जाता है, अगर वो लोग घर जा रहे हैं तो उनके द्वारा जो है अपने काम को खत्म करने के बाद अपने बॉस के द्वारा कॉल या फिर मेल का अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो है पेनल्टी को नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी यही बात की गई है कि इस कानून के तहत जो है जो भी कर्मचारी होंगे, तो एक कर्मचारी जो है अपने काम की शिफ्ट को खत्म होने के बाद बॉस या कॉल के मेल को इग्नोर कर सकता है, इसका वो जो है हकदार है। ये कानून जो है एक कर्मचारी या फिर श्रमिक के जो नियमित कामकाजी घंटों के बाहर ऑफिस से आए कॉल या फिर संदेश या फिर जो कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि ईमेल को जो है अनदेखी करने पर उसे जो है किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी जो है काम के घंटों के बाहर काम संबंधी समाचार या फिर जवाब नहीं देने के लिए किसी कर्मचारी को दंडित करती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है उसे भुगतान बेसिकली तो है बोल सकते हैं कि भुगतान जो है करना पड़ सकता है। कानून के उल्लंघन के लिए परिणाम स्वरूप नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के लिए जो है 18,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये तो वैसे हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जो कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हम बोल सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी के हो, तो उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो जो कि घर पर होने के बावजूद भी जो है वो काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो इस तरीके के कानून होना जो कि बोल सकते हैं कि अच्छा है। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा कानून कहाँ पर आया था, तो फ्रांस में आया था। पहला एक ऐसा देश है जिसने 2017 में ये कानून को लागू किया गया था। वहीं अब फ्रांस की बात करें तो जीएसटी भी जो है फ्रांस के द्वारा सबसे पहले इंप्लीमेंट की गई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद कौन सा देश बना, इटली है, बेल्जियम है, जो कि आपको याद रखना है, स्पेन है, आयरलैंड है और पुर्तगाल है। तो ये इंपॉर्टेंट देश बोल सकते हैं कि कंट्री है, आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को जो है लागू कर दिया गया। क्या अगर हम बात करें हमारे देश में भी क्या अब तक कोई इस तरीके का कानून आया है, तो मैं बता दूं आपको, जी हाँ, अब तक जो है इस प्रकार का कानून तो आया है लोकसभा में, जिसकी अगर हम बात करें कि एनसीपी की नेता है जिनका नाम है सुप्रिया सुले, इनके द्वारा जो है इस कानून को प्रस्ताव लेके आया गया था 2018 में। लेकिन इसे हम बोलें कि यहाँ पर जो है श्रमिकों के अधिकार की पैरवी की गई थी, लेकिन इसे जो है पास नहीं किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमारे भारत में भी राइट टू डिस्कनेक्ट का जो कानून लेके आया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पैसिफिक ओशियन जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैं आप लोग को ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल याद रखिएगा, कैनबरा जो है इसकी कैपिटल है। इसी के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो है कई पार्टों में बटा हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ आपको ऊपर वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, नदर्न
टेरिटरी। और साउथ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है न्यू साउथ वेल्स देखने को मिलेगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जहाँ पे अगर आप लोगों ने जो है अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आपको यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ये पैसिफिक इन ओशियन में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से मैप। कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बने हैं, तो आप लोग को याद रखना है, मैप जो है आप लोग अच्छे से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि थर्ड नंबर का है, तो अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी ने जो है श्रेणी प्रथम का दर्जा दिया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये है आपका बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी के द्वारा श्रेणी प्रथम का दर्जा दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं हमारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, जिसे जो है अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी के द्वारा जो है इसे प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो अब बात करते हैं बिहार के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैप में देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है लोकेशन देखने को मिलता है बिहार की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बिहार देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी जो है कौन सा कंट्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है बिहार की, तो वो है नेपाल। ठीक है, इसी के साथ जो है यहाँ पे स्टेट की बाउंड्री पूछी जाए आपसे, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार के जो है कौन कौन से राज्य जो है बॉर्डर को टच करते हैं, तो याद रखिएगा वो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। अब बात करते हैं बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अगर हम बात करें इसके जो है बिहार को कब स्थापित किया गया था या फिर बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है इसे जो है स्थापित किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र है, राजेंद्र अर्लेकर है। इसी के साथ कई बार जो है एग्जाम में लोक नृत्य भी पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो जैसे हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिहार के लोक नृत्य क्या है? तो कठ, घोड़वा है, छू है। इसी के साथ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धोबिया है, छिचिया है, झरनी है, कर्मा है, डोमचा है, और इस प्रकार के जो है आपको यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे लोक नृत्य। इसी के साथ बात करें अगर हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, तो याद रखिएगा राज्य के पक्षी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं हर एक स्टेट से। तो अगर आप लोग जो है अगर आप लोग जो है बिहार से हैं और यहाँ के कोई भी अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राजकीय पक्षी, तो गौरैया जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। पशु की पुष्प की बात करें तो क्या है? गेंदा है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। यहाँ की जो सबसे फेमस जो चित्रकला है वो क्या है? मधुबनी है। और राजकीय पशु को क्या है? बैल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से जो है बिहार के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दिया और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 4 नंबर का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के ऊपर जो है आप लोगों को स्टार बना लेना है अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है। वैसे भी अगर हम बात करें कि अगर आप लोग भी जब छोटे होंगे, तो आप लोगों ने भी जो है इस तरीके की बोल सकते हैं कि कॉटन कैंडी को खाया होगा, जिसे जो है हम लोग आम भाषा में बुढ़िया के बाल बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में जो है रेडोबिन बी की मौजूदगी के कारण जो है कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो कहाँ पर लगाया गया है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी और तमिलनाडु में जो है कॉटन कैंडी के ऊपर जो है आपको याद रखना है, इसके उत्पादन और बिक्री के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों से अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कॉटन कैंडी के परीक्षण में कैंसर पैदा करने वाले रेडोमाइन बी की बात करें, तो इसमें जो है मौजूदगी पाई गई है कॉटन कैंडी में। तो इसलिए जो है इसके बिक्री पर और बोल सकते हैं इसके उत्पादन पर जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रतिबंध लगा दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर रोडामाइन बी क्या है, तो रोडामाइन बी जो कि पानी में घुलनशील रासायनिक यौगिक है, जो कि डाई के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें ये दिखने में कैसा है, तो चमकीले गुलाबी रंग का होता है। जो कि रसायन की बात करें, ये रसायन जो है मनुष्य के लिए एक विषैला है, यानी जहर के समान है, जो कि शरीर में प्रवेश करने पर जो है कोशिका और ऊतकों को जो है ऑक्साइडेटिव तनाव उत्पन्न कर देता है। इसका उपयोग जो है खाद्य उत्पादों के रूप में किया जाता है, जिससे अगर बात करें कैंसर और ट्यूमर जैसे खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको जो है इस प्रकार की आपको जो है कॉटन कैंडी नहीं दिलानी है।
ठीक है। अगर बात करें पुडुचेरी के द्वारा जो है कॉटन कैंडी की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया। अब तमिलनाडु ने भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इसके उत्पादन और जो है बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अब बात करते हैं यहाँ पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की। तो इस अधिनियम के अनुसार यानी कि शादी समारोह या फिर अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोडामाइन बी की बात करें, जिसे युक्त खाद्य पदार्थ तैयार करना होता है, पैकेजिंग करना होता है, आयात करना होता है, बेचना या फिर परोसना दंडनीय अपराध है। तो इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी कोई भी अगर आपको दिखता है कॉटन कैंडी खाते हुए, तो उसको आपको समझाना है और मना करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ। तो अभी बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो पंकज उदास जी का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप लोगों ने भी, अगर आप लोग भी जो है संगीत प्रेमी होंगे, तो आप लोगों ने भी जो पंकज उदास जी के कई सारे ऐसे गजलें सुनी होंगी और इनके संगीत सुने होंगे। सबसे फेमस है चिट्ठी आई है ना। याद आ गया ना आप लोगों को। बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है पंकज उदास जो कि गजल संगीतकार थे। कौन थे ये? गजल सिंगर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो मशहूर गजल गायक जिनका नाम है पंकज उधास, इनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। 72 वर्ष के थे, जो कि काफी समय से ये बीमार थे, लेकिन अभी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनका जो है निधन हो गया है। तो इनका नाम याद रखना है, कई बार जो है पर्सनैलिटी के रूप में पूछ लिया जाता है। पंकज उधास जो कि एक मशहूर गजल गायक थे। इनका जन्म की बात करें तो 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में इनका जन्म होता है। पंकज उधास के अगर इनके करियर की शुरुआत की बात करें तो 1980 में इनके करियर की शुरुआत होती है। पहली इनकी जो गजल एल्बम थी उसका नाम है आहट। ठीक है, तो आहट आप लोग याद रख सकते हैं। वही पंकज उधास जी को जो है साल 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके गाने जो कि गजल हमेशा से मशहूर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मशहूर गाना जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा या फिर आप लोग भी जो है गुनगुनाते होंगे, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस मशहूर गाने की, जो कि चिट्ठी आई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है पंकज उधास जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 6 नंबर का है। अभी हाल ही में जो है देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्व की बात करें तो कहाँ पर जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश वालों ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कंट्री का है वैसे तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट। तो बात करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आपको याद रखना है जिसका नाम है टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से जो है इस संरक्षण का प्रयास जो है शुरुआत की जा रही है। इसका प्रयास क्या है? तो इसका उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है सूरज नदी, इसके किनारे जो है कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की बात की गई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का ही गोंडा जिला क्यों, तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर इसलिए जो है ये स्थान चुना गया है, जिला चुना गया, क्योंकि यहाँ पे कछुओं की विविधता पाई जाती है। इसलिए जो है इस तरह का बोल सकते हैं कि संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बन जाएगा ये गोंडा जिला। अगर बात करें आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है, जो कि एक वार्षिक उत्सव होता है। इसकी स्थापना जो है अमेरिकी कछुआ बचाव यानी कि ATR के द्वारा किया गया था। वही भारत में जो है कितने प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, तो भारत में जो है पाए जाने वाले समुद्री कछुए की 5 प्रजातियां हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कि ओलिव रिडले आपको याद रखना है, इसके साथ जो है लेदर बैक है, लोगर हेड है और हरित कछुए हैं, और इसी के साथ जो है 5वें नंबर का है जिसका नाम है हिक्सपल। तो ये 5 समुद्री कछुए हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं विश्व में जो है कछुए की प्रजाति की बात करें तो 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व भर में। लगभग की बात करें जो कि IUCN के द्वारा जो है 130 प्रजातियों को जो है संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत में जो कि कछुए की कुल 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 24 जो है आपको याद रखना है स्थल कछुए यानी कि टोटोइज होते हैं, ठीक है। और 5 प्रजातियों की बात करें जो कि समुद्री कछुए हैं जो कि हमारे टर्टल हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए। कमेंट बॉक्स में उनके आपको नाम बताने हैं। इसमें से अधिकांश कछुए की बात करें जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा 1972 के द्वारा जो है इनकी विभिन्न अनुसूचियों के तहत जो है इनको जो है संरक्षित किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो कि 3 प्रथम अगर हम बात करें कि IUCN के द्वारा जो है आरक्षित रखे गए हैं यानी कि वेनरेबल रखे गए हैं इनको, और जो हरित कछुए हैं उनको जो है विलुप्त की यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसी के साथ जो है हैक्सबिल को बात करें जो कि गंभीर रूप से विलुप्त बोल सकते हैं
जो कि क्रिटिकल ही इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर IUCN के बारे में, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में जो है इसे स्थापित किया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विश्व भर में विश्व स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों व अन्य बोल सकते हैं कि वन्य जो जीव संरक्षण है उसके जो क्षेत्र में क्रियाशील होते हैं उन सब के ऊपर जो है ध्यान रखती है। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर जो है आपको याद रखना है कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आपको जो है अपने दिमाग में और अपनी आंखों में जो है बसा लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं याद। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली क्या है, तो कई लोगों को जो है पता नहीं होगा कि टर्टल क्या होता है या फिर टोटोइज क्या होता है। तो टोटोइज की बात करें, टोटोइज वो होते हैं जो कि आपको याद रखना है जो कि धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। वहीं टर्टल की बात करें जो कि कहाँ होते हैं, ये वाटर में होते हैं। तो इनके पंख आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के, इनके जो पैर आपको जो है पंख की फॉर्म में देखने को मिलेंगे और इनके पैर आपको छोटे छोटे से इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रहेगा ना कि टोटोइज जो कि लैंड पर रहते हैं, टर्टल जो कि कहाँ रहते हैं, ये आपको जो है समुद्र में या फिर किसी भी रिवर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो कि टर्टल होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे सी में, और ये क्या करते हैं, ईट करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को ही ये ईट करते हैं। इसी के साथ जो कि टोटोइज होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से जो कि आपको बोल सकते हैं कि वेजिटेरियन होते हैं। ये जो है सिर्फ क्या खाते हैं, आपको याद रखना है कि ये बोल सकते हैं कि घास फूस ही खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टोटोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस है। ये आपको लैंड पे देखने को मिलता है टोटोइज, और जो कि टर्टल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको सी में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये भी जनरल नॉलेज के लिए जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 7 नंबर का है, तो अभी हाल ही में जो है देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सुदर्शन ब्रिज है। तो सुदर्शन ब्रिज वो ब्रिज है जिसका अभी हाल ही में जो है इनोग्रेट किया गया है, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, फरवरी 2024 में, जो कि बोल सकते हैं कि देश का सबसे लंबे केबल ब्रिज है। ठीक है, क्या नाम है इसका, सुदर्शन ब्रिज है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जो है इस केबल ब्रिज का बात करें तो इसका उद्घाटन मैंने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 फरवरी 2024 को किया गया है। इस ब्रिज की बात करें तो ब्रिज जो है किस जगह में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रिज जो है, ये ब्रिज की बात करें गुजरात के देवभूमि यानी कि द्वारका जिले में स्थित है। ये ब्रिज की बात करें तो बेट द्वारका द्वीप के मुख्य द्वीप ओखा नगर को जोड़ने का काम करेगा। बेट द्वारका जो कि ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। यह जो है द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां भगवान श्री कृष्ण की बात करें, इनका प्रसिद्ध द्वारकाधीश यानी कि इनका मंदिर जो है द्वारकाधीश मंदिर यहीं पर स्थित है। पुल के निर्माण में भक्तों को हर समय जो है बेट द्वारका की यात्रा करने के लिए जो है यहाँ पर इससे मदद मिलेगी पुल के निर्माण से। इसी में जबकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले के समय क्या होता था कि नाव से जो है यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है पुल से ही ये भक्तों के लिए एक बोल सकते हैं कि मदद मिल सकती है उनके लिए। इस पुल के निर्माण की बात करें तो वर्ष 2016 में जो केंद्रीय परिवहन मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी के द्वारा मंजूरी मिली थी। पीएम मोदी ने वर्ष 2017 में इस पुल की जो है आधारशिला रखी थी। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, तो ये करीब अगर बात करें कि इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कितना लंबा है, तो ये 2.32 किलोमीटर लंबा है, जो कि अगर हम बात करें इसकी 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पेन केबल आधारित हिस्सा है। 2.45 की बात करें यानी कि 2.45 किलोमीटर जो कि लंबी अप्रोच रोड है इसमें, यानी पुल की जो अगर कुल चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 27.2 मीटर है। पुल के दोनों तरफ की बात करें तो इसका चौड़ा कितना है, 2.50 मीटर। फुटपाथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं फुटपाथ में जो है श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजाया गया है फुटपाथ को, और ये इसमें जो है यहाँ पर 4 लेन वाला केवल आधारित ब्रिज बनाया गया है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 979 करोड़ की लागत से जो है इसको तैयार किया गया। सुदर्शन सेतु के पहले अगर बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखना है कि अगर आपसे जो है सिग्नेचर ब्रिज का नाम पूछ ले क्या है, तो ये आपको याद रखना है क्या नाम है, सुदर्शन सेतु है। अब यहाँ पे देखो फैक्ट की बात करते हैं, तो फैक्ट जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, सीधे सीधे एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। तो देश का जो सबसे लंबा केबल ब्रिज जो कि सुदर्शन सेतु की बात करें कहाँ पर है, गुजरात में है। कब बना, तो फरवरी में बना, 25 फरवरी को। ठीक है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो कि अटल सेतु है कहाँ पर है, ये मुंबई में है, जनवरी 2024 में बना है। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार में है, इसका पूर्ण निर्माण यानी कि रिनोवेट कराया गया वर्ष 2022 में। इसका निर्माण वर्ष कब रहा, तो 1982 है। तो
तीनों फैक्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ से जो है आप लोगों से फैक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुदर्शन ब्रिज की बात कर रही हूँ मैं आपको। ये मॉर्निंग में आपको जो है डे के टाइम पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और नाइट में इस तरीके से जो है आपको सुदर्शन ब्रिज जो है देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है, तो भारत और किसके बीच में, जापान के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भारत और जापान के बीच में आपको याद रखना है, अभी हाल ही में जो है जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसकी शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इसकी। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में भारतीय और जापानी थल सेना के बीच जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। 2 सप्ताह के लिए इस अभ्यास को भारत और जापान के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला वार्षिक अभ्यास है। जापानी दल की बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व जो है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं भारत की सेना का बात करें तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो राजपूताना राइफल का एक बटालियन है, इनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने को देखने को मिलेगा। वहीं इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो कि अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और इसी के साथ जो है संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने का काम करना है इस अभ्यास का। इस आयोजन के जो है उच्च स्तर की बात करें तो शारीरिक फिटनेस और इसी के साथ जो है संयुक्त योजना बनाना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर केंद्रित होगा, जो कि यहाँ पर आयोजन रखा गया है। इन सभी बातों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय सेना की सबसे पुरानी जो कि राइफल रेजिमेंट, जो कि आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कौन है, तो राजपूताना राइफल है। इसी के साथ ये मूल रूप से जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना का एक हिस्सा था। जब पहले की बात करें तो मौजूद 6 रेजिमेंटों में से मिलाकर 6 राजपूताना राइफल्स की एक 6 बटालियन बनाई गई थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना। यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें यहाँ पर, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है, बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये दस्तावेज है, जो कि इसकी बात करें जो कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसके लिए जो है हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू कर दिया गया था। इसमें क्या होता है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्यवाही कर सकता है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। इस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन के रूप में इसे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और यही जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों इसे जो है बंधे हुए रहते हैं। इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र है, जो कि प्राथमिकता न्यायिक निकाय का काम करेगा और अपने कानून द्वारा संचालित होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के विभिन्न अंग के रूप में ये संलग्न होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जो है इसके बारे में भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशनल चार्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 4150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, तो कहां पर क्या है, द्वारका में किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द्वारका में अभी पीएम मोदी जी के द्वारा जो है 4150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। तो ये जान लेते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को जो है याद रखना है गुजरात का गठन होता है। कुल कितने जिले होते हैं उस वक्त, 17 जिले होते हैं। अब की बात करें तो अब यहाँ पर जो है कितने जिले मिले आपको जो है देखने को मिलते हैं, तो 33 जिले हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। या राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री की बात करें, इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल है। आप सभी को पता है गुजरात की भाषा क्या है, गुजराती होगी। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात जो है कौन से नंबर पर आता है, तो 5वां स्टेट है। और इसी के साथ जो है जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 9वां राज्य आपको देखने को मिलता है गुजरात। इस राज्य यानी कि गुजरात की बात करें तो जो कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बनता है एग्जाम में। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अगर हम बात करें गुजरात की लोकेशन की, तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपको गुजरात देखने को मिलता है वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा गुजरात देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम जो है अच्छे समझने वाले हैं इस वाले मैप पे। तो यहाँ देखिए आप लोग, जो कि गुजरात का फिजिकल मैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको पूरी की पूरी जो है बाउंड्री देखने को मिल रही है गुजरात की, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं।
जल्दी से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या गुजरात से कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करती है और कितने स्टेट जो है गुजरात से जो है बॉर्डर को टच करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग गुजरात के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि गुजरात में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कच्छ का रण। तो कच्छ का रण जो है आपको इस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कहाँ पर है, गुजरात के नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ। क्या है गल्फ ऑफ कच्छ, भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं लोकेशन, यानी कि आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है गल्फ ऑफ खंबात भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको गल्फ ऑफ खंबात देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, जो कि 10 नंबर का है, मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर जो है आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ पर हम जो है उन क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग डेली कवर करते हैं। इसमें से जो है 10 क्वेश्चन होते हैं उनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ समझते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है मैप रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे समझते हैं, जानते हैं, और स्ट्रैटेजी के पोर्शन को भी कवर करते हैं। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं, इस चैनल पे आते हैं, तो आपको जो है उन सभी क्वेश्चन को विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है डिटेल में समझाया जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग जो है ऊपर ऊपर से पढ़ लें और एग्जाम में जो है डीप में से क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो इसलिए जो है अच्छे से आप लोग यहाँ पे पढ़िए, समझिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अब बात करते हैं 10 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है कि 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे UAE में की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी जो 13वां विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप लोग जो है WTO बोलते हैं, इसमें जो है अभी मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है अभी जो कि 13वें नंबर का है, इसे 26 फरवरी 2024 के सप्ताह में अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ WTO की बात करें, जिसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, इसमें संगठन की बात करें 164 जो है सदस्य देश हैं, जिसमें व्यापारी मंत्री और इसी के साथ जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं WTO में, जो कि सर्वोच्च निर्णय लेने का काम करते हैं। WTO के स्थापना में जो मराकेश का जो समझौता हुआ था, इसके तहत जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हर 2 साल में कम से कम एक बार जो है बैठक होना जो कि अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो हमने बिल्कुल फैक्ट की बात की, ठीक है। इसको हमने पहले जाना कि करंट में क्या है, करंट के बाद हमने जो है फैक्ट की बात की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ से कई बार एग्जाम जो है भर भर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो अगर हम बात करें कि WTO का जो गठन कब किया गया था, 1 जनवरी को किया गया था 1995 को, यानी 29 साल पहले अब से। अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार कैसा है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है, तो व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं की कमी को लेके आना है। मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है इसे, तो ठीक है। जैसे तो अपने दिमाग में बैठा लेना, यानी कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको जो है WTO का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इस संगठन की भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, और क्या है, स्पेनिश है। महानिदेशक की बात करें तो कई बार यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया है, महानिदेशक कौन है। इसके ऊपर आपको जो है आपको क्या बना लेना है, स्टार बना लेना है, क्योंकि ये जो है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है नोगोची ओंकोनोजो इवेला। तो इनका नाम आपको याद रखना है, और ये पहली महिला निदेशक है। तो ये जब बनी थी, तो कौन से वर्ष बनी थी, देखती हूँ मैं आप लोगों में से कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है। तो जिस वर्ष ये बनी थी ना महानिदेशक, उस वर्ष जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर ले तो अभी हाल ही में सरकार ने किसे जो है सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आंसर ऑफ द डे की, जो कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो अभी हाल ही में कौन सा देश जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना था, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था माल्टा। क्या नाम था यहाँ पे, माल्टा, जो कि अभी नया सदस्य बना है, 119वां देश बोल सकते हैं कि मेंबर बना है। किसमें शामिल होने वाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, भारत में है। कहाँ पर, गुड़गांव में। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा। आपको छोटा सा काम करना है, अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको जो है फीडबैक देने का काम करना है। क्या करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो उसका आप लोग फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।